Hello everyone, I'm back with another lecture of class 9th chemistry. I'm Divya, welcome you all to chemistry 80s. तो लास्ट लेक्चर्स में हम लोग सिर्फ मैटर के बारे में पढ़ रहे थे. तो मैटर का हमने देखा था कि एनीथिंग इन द यूनिवर्स विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास एंड मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स. ठीक है, जो टीनी पार्टिकल्स हमने मैटर के लिए देखे थे, तो उन्हीं टीनी पार्टिकल्स के बारे में हम चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के अंदर पढ़ेंगे. जो टीनी पार्टिकल्स जिनसे मैटर मेड अप ऑफ मैटर, एंड वो टीनी पार्टिकल्स होते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम उनकी हिस्ट्री के बारे में देखें कि उनकी स्टार्टिंग कैसे हुई, कैसे कैसे साइंटिस्ट ने बताया कि वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द हिस्ट्री ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. ठीक है, अराउंड 500 BC, 500 BC से पहले हम लोग सिर्फ मैटर के बारे में पढ़ रहे थे. ऐसा हमारे पास कोई पार्टिकल नहीं था जिनको कि हम डिफाइन कर सके कि जिससे मैटर बना होता है, लेकिन ये पता था कि जो मैटर है ना वो टीनी पार्टिकल से बना होता है. ठीक है, मैटर मेड अप ऑफ मैनी टीनी पार्टिकल्स. ये था बिफोर 500 BC. ठीक है, इतने पुराने टाइम में सिर्फ हमें ये पता था कि जो मैटर है वो मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स. फिर उसके बाद साइंटिस्ट ने ये देखना स्टार्ट किया कि जो मैटर है वो जिन पार्टिकल से बना होता है कि वो कैसे पार्टिकल्स हैं, कैसे उनकी फॉर्मेशन हुई, और भी जो कंबाइन होके फिर वो क्या बनाएंगे, ऐसे ऐसे उन्होंने स्टडीज़ करना स्टार्ट किया. तो सबसे पहले जो इंडियन फिलोसोफर आए, इंडियन फिलोसोफर, वो थे महर्षि कन्नाड. महर्षि कन्नाड. इन्होंने क्या बताया कि जो मैटर है पदार्थ, कि मेरे पास एक पदार्थ है, मैं उसको जब तोड़ता जाऊंगा, when we break it into smaller particles, भाई जब हमने पदार्थ को स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक करना स्टार्ट किया, फिर उसके बाद एक स्टेज ऐसी आई जिसके बाद जो पदार्थ मैंने लिया उसकी फर्दर डिवीजन नहीं हुई. नो फर्दर डिवीजन टेक्स प्लेस. ये मेरे पास एक ऐसा पार्टिकल आ गया जिसको मैंने फर्दर डिवाइड नहीं कर पाई. फिर उसके बाद जो इनडिविजिबल पार्टिकल बना उसको उन्होंने बोल दिया परमाणु. क्या बोल दिया? परमाणु. महर्षि कन्नाड ने क्या बोला कि मेरे पास एक पदार्थ है, मैंने उसको तोड़ना स्टार्ट किया, वो स्मॉलर पार्टिकल्स में डिवाइड होना स्टार्ट हो गया. फिर एक स्टेज ऐसी आई जिसके बाद मैंने उस पार्टिकल्स को जब ब्रेक करना चाहा तो फिर वो ब्रेक नहीं हुआ, और फिर जो पार्टिकल ब्रेक नहीं हुआ उसको उन्होंने क्या बोल दिया? परमाणु. क्या बोल दिया? परमाणु. नेक्स्ट फिलोसफर आए पकुधा कात्यायमा. इन्होंने क्या बोला कि जो परमाणु है, जो महर्षि कन्नाड ने बताया कि एक ऐसा पार्टिकल जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, परमाणु वो कैसे एग्जिस्ट करता है? वो एग्जिस्ट करता है कंबाइंड फॉर्म में. ऑलवेज एग्जिस्ट इन कंबाइंड फॉर्म.
महर्षि कर्नाड ने बताया कि मेरे पास एक पदार्थ है, मैं उसको तोड़ता जाऊंगा, फिर मेरे पास एक स्मॉलर पार्टिकल आ जाएगा, फिर एक ऐसी स्टेज आएगी जब मैंने पार्टिकल्स को ब्रेक किया, फिर एक पार्टिकल मेरे पास ऐसा आया जिसको मैं फर्दर डिवाइड नहीं कर पाया और उसको नाम दे दिया परमाणु। पखुदा कात्यायमा ने बताया कि जो परमाणु है वो हमेशा एग्जिस्ट करता है कंबाइंड फॉर्म में और हमें मोर फॉर्म्स ऑफ मैटर प्रोवाइड करता है, मोर फॉर्म्स ऑफ मैटर प्रोवाइड करता है। ये फिलोसफी दे दी इंडियन फिलोसफर्स ने। फिर इसके बाद आए ग्रीक फिलोसफर्स। टू ग्रीक फिलोसफर्स आए, डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस। डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस, ये दोनों ग्रीक साइंटिस्ट आए। इन्होंने क्या बताया, इफ वी गो ऑन ब्रेकिंग द मैटर we get smaller particles during breaking the particles we get a stage after which no further breakdown or division takes place। उन्होंने क्या बताया, जब हमने मैटर को डिवाइड करने पे हमें मिले स्मॉलर पार्टिकल्स को डिवाइड करने पे हमें एक स्टेज ऐसी आई जिसके बाद डिवीजन पॉसिबल नहीं था। देन वी गोट अ पार्टिकल which is indivisible। ऐसा पार्टिकल मिल गया जो कि फर्दर डिविजिबल नहीं था, और जो ये इनडिविजिबल पार्टिकल मिला इनको इन्होंने बोल दिया एटम। क्या बोल दिया? एटम, विच मीन्स इनडिविजिबल। ग्रीक फिलोसोफर्स आए, डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस। इन्होंने क्या बताया कि जब मैंने मैटर को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट किया हमें मिले सिंपलर सब्सटेंसेस, सिंपलर पार्टिकल्स। जब उन पार्टिकल्स को डिवाइड किया एक ऐसी स्टेज आई जिसके बाद जो पार्टिकल था वो डिवाइड नहीं हुआ, उस पार्टिकल को बोल दिया इनडिविजिबल पार्टिकल विच इज एटम। एटम को नेम दिया डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस। ये जितनी भी फिलोसफी आई महर्षि कर्नाड ने बताया, और उसके बाद पखुदा कात्यायमा ने बताया, और उसके बाद ग्रीक फिलोसफर्स डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस ने बताया कि जो मैटर है उसको जब हमने ब्रेक किया हमारे पास स्मॉल पार्टिकल्स आए, उसके बाद जो पार्टिकल्स थे वो डिविजिबल नहीं हुए, उनको नाम दे दिया एटम। ये सारी फिलोसफीज आ गई हमारे पास। लेकिन जो ये फिलोसफी आई इनको एक्सपेरिमेंटली किसी ने भी डिफाइन नहीं किया। एक्सपेरिमेंटली डिफाइन नहीं किया तो हमारे पास सिर्फ ये फिलोसफी रह गई। देयर इज नो एनी experimental validation about it। किसके बारे में वैलिडेशन नहीं थी? कि जो पार्टिकल्स हैं वो इंडिविजिबल हैं और फर्दर ब्रेकडाउन नहीं हो रहे हो तो उनको एटम बोल दिया। ये सारी फिलोसफीज थी, इनका कोई भी एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन नहीं था। इसके बाद ये सब कुछ था 18th सेंचुरी से पहले। फिर 18th सेंचुरी में एक
साइंटिस्ट आए एंटोनी एल लेवोइजर। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि जितने भी एटम्स हैं ये कैसे कैसे भाई बने होंगे, कैसे कैसे इनकी कॉम्बिनेशन हुई होगी, तो ऐसे देखते हैं। तो उन्होंने आके 2 लॉज दिए केमिकल कॉम्बिनेशन के। एंटोनी लेवोइजर, इन्होंने क्या देखा कि जो एटम्स हैं वो कैसे कैसे कंबाइन होते होंगे, कैसे कैसे नई फॉर्म बनती होंगी। तो इसके बारे में स्टडी करके इन्होंने 2 लॉज दिए, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये मेनली 2 साइंटिस्ट थे, एंटोनी लेवोइजर एंड जोसेफ प्रस्ट। इन्होंने मिलके 2 लॉज दिए केमिकल कॉम्बिनेशन के। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एंड सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट या फिर डेफिनेट प्रोपोर्शन, डेफिनेट प्रोपोर्शन। जो भी फिलोसफीज आई थी उनका कोई भी एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन नहीं था। उसके बाद एंटोनी लेवोइजर एंड जोसेफ प्रस्ट ने ये देखा कि जो मैटर है उसके पार्टिकल्स कैसे कैसे कंबाइन होते हैं, कैसे कैसे एटम बनता है, मॉलिक्यूल्स बनते हैं। उनकी स्टडी के लिए उन्होंने 2 लॉज दिए ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट एंड डेफिनेट प्रोपोर्शन। सो फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। Given by Anthony Lavoisier in 1774। इन 18th सेंचुरी से पहले कोई भी हमारे पास लॉ नहीं थे केमिकल कॉम्बिनेशन के, कैसे कैसे एटम बना, कैसे कैसे मॉलिक्यूल बने। लेकिन 18th सेंचुरी में 1774 में फर्स्ट लॉ दिया गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो इसके लिए एंटोनी लेवोइजर जी ने बताया कि मेरे पास 2 कंपाउंड्स हैं, या फिर उन्होंने बोल दिया कि मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट है या फिर 2 एटम्स हैं, ए एंड बी। ये 2 अलग अलग कंटेनर हैं, ये है ए और ये है बी। इसको इन्होंने वेट किया, इसका वेट आया 80 ग्राम। इसके बाद इन्होंने एक अलग कंटेनर में इन दोनों को, ए एंड बी को मिक्स कर दिया और सी बन गया, और इसको क्या किया, वे किया, वो भी 80 ग्राम आया। ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि जो 2 चीजें अलग अलग थी, जब इनको कंबाइन कर दिया तो भी उनका वेट उतना ही रहा जितना अलग अलग का था। ठीक है, ये हुई यहाँ पे केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे 2 एटम्स लिए, इनको केमिकली कंबाइन करवाया, केमिकली कंबाइन करवाने के बाद सी मिला हमें। केमिकल कॉम्बिनेशन से पहले जो वेट था वो था 80 ग्राम, आफ्टर कॉम्बिनेशन क्या था, 80 ग्राम। तो क्या पता चला, मास ऑफ A एंड B इज इक्वल टू मास ऑफ C। कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, उसके अंदर जो रिएक्शन से पहले वाला जो प्रोडक्ट होता है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट, एंड आफ्टर रिएक्शन जो फॉर्म होता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो इससे क्या पता चला, जो मास है रिएक्टेंट का, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू
मास ऑफ प्रोडक्ट, इट मीन्स कि जो मास रिएक्शन से पहले था वही रिएक्शन के बाद है, ना तो वो इंक्रीज हुआ ना ही वो डिक्रीज हुआ। मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट, मतलब कि ना तो मास यहाँ पे फॉर्म हुआ ना ही मास यहाँ पे डिस्ट्रॉय हुआ। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बताता है? देयर इज नो चेंज इन द मास ड्यूरिंग एन केमिकल रिएक्शन। मास इन अ केमिकल रिएक्शन नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। Law of conservation of mass states that mass neither be created nor destroyed in a chemical reaction. Mass can neither created nor destroyed in a chemical reaction, therefore no change in the mass during a chemical reaction. Mass of reactant is equal to mass of product. ये था law of conservation of mass given by Antony Lavoisier in 1774, which states that mass neither be created nor destroyed in a chemical reaction, therefore there is no change in mass during a chemical reaction. तो ये था फर्स्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके बाद आता है सेकंड लॉ, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लेवोइजर सर की एक टीम थी, उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे जो कंपाउंड्स हैं वो एक से ज़्यादा एटम से मिलके बने होते हैं। तो उन्होंने क्या देखा कि ऐसे जो कंपाउंड्स बनते हैं उनके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं ना, उनकी प्रोपोर्शन सेम होती है। एक एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट होंगे उनकी कंपोजिशन और उनका जो प्रोपोर्शन होगा, जितने अमाउंट में वो लिए जाएंगे, वो कांस्टेंट रहेगा या फिर डेफिनेट रहेगा। उन्होंने ये देखा, ठीक है। एंटोनी लेवोइजर and other scientists observe that many elements are composed of, यहाँ पे एलिमेंट्स नहीं, यहाँ पे हम कंपाउंड बोलेंगे। many compounds are composed of two or more elements। तो जो ये कंपाउंड बनते हैं, each such compounds have definite elements and the elements having atoms in a definite proportion, इन्होंने क्या देखा कि जो कंपाउंड्स हैं वो कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। बहुत सारे कंपाउंड ऐसे हैं जो कि टू और मोर एलिमेंट्स से मिलके बने होते हैं, और जितने भी ये कंपाउंड्स हैं इनके अंदर एक डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा, और उन एलिमेंट्स का जो एटम का नंबर होगा वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में होगा। जितने भी एलिमेंट्स कंबाइन करके कोई भी कंपाउंड बनाएंगे उसके अंदर जो नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट्स होगा वो एक डेफिनेट और एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में होगा। ये बताया एंटोनी लेवोइजर ने। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल है H2O। H2O है हमारे पास, ठीक है। ये टैप वाटर भी हो सकता है या फिर डिस्टिल वाटर हो या फिर बिस्लरी वाटर हो,
बिस्लेरी बोतल वाटर या फिर आरओ का वाटर हो। ये 4 अलग अलग वाटर ले लिए। जो वाटर है उसका केमिकल फॉर्मूला होगा H2O। वाटर इज ऑलवेज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो वाटर है वो हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके ही बना होगा। 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हाइड्रोजन के होंगे, एक मॉलिक्यूल होगा ऑक्सीजन का। 2 into 1, 2 हाइड्रोजन इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, 2 is to 16, 1 is to 8. The ratio of mass of hydrogen to the mass of oxygen is always 1 is to 8. जो वाटर का रेशियो होगा मासेस का वो हमेशा 1 is to 8 ही होगा, चाहे वो वाटर टैप वाटर हो, डिस्टिल्ड वाटर हो, बिस्लेरी वाटर हो या फिर आरओ का वाटर हो। जो वाटर है वो चाहे कहीं से भी लाया गया हो या फिर वो फॉर्म किया गया हो लेबोरेटरी के अंदर, उसके अंदर जो एलिमेंट्स की कंपोजिशन होगी वो कांस्टेंट होगी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की, और जो मासेस का रेशियो होगा वो हमेशा कितना होगा 1 is to 8 होगा। सेम एज इन अमोनिया NH3। अमोनिया नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन से मिलके बना होगा, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन का 1 मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन 14 is to हाइड्रोजन 3 है मीन्स 3। देन द रेशियो ऑफ मास ऑफ नाइट्रोजन टू द रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन इज ऑलवेज 14 is to 3। इसी फिक्स रेशियो के अंदर अमोनिया प्रेजेंट होगा, या तो वो लैब का अमोनिया हो या फिर कहीं से भी वो लाया गया हो या फिर फॉर्म किया गया हो। जो रेशियो ऑफ एलिमेंट्स होगा, एटम्स का जो रेशियो होगा वो एक कांस्टेंट फिक्स प्रोपोर्शन में होगा विच इज 14 is to 3। वाटर के अंदर भी सेम, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज ऑलवेज 1 is to 8। तो यही है कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कोई भी कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी रेशियो, मासेस की रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगी, एक डेफिनेट फिक्स्ड अमाउंट में होगी। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन गिवन बाय लेवोइजर एंड प्रस्ट, given by Lavoisier in 1779, stated by Joseph Proust, that क्या स्टेट किया, कोई भी कंपाउंड है वो मेड अप ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, और जो एलिमेंट्स के अंदर जो एटम्स होंगे उनका जो फिक्स्ड रेशियो होगा उसी के अंदर जो एलिमेंट्स है वो प्रेजेंट होंगे कंपाउंड के अंदर। इन अ केमिकल सब्सटेंस the elements are always present in a definite ratio, in a definite proportion या फिर ratio, proportion by its mass, by its mass. Another name for constant proportion, law of definite proportion. Law of constant proportion given by Lavoisier in 1779, stated by Joseph Proust, that in a chemical substance the elements are always present in a definite and fixed proportion by its mass. It is also known as law of definite proportion. तो ये थे हमारे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसके बाद
क्या हुआ कि ये सभी स्टेट तो कर दिए लॉज, इसके बाद इनकी कोई अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया। कोई भी साइंटिस्ट ये नहीं कर पाया कि कैसे कैसे फॉर्मेशन हुई, कैसे कैसे जो एटम्स हैं वो कंबाइन होते हैं, इनकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई। उसके बाद इन 1808 एक केमिस्ट आई, जॉन डेल्टन। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बेसिक थ्योरी दी अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। इन्होंने अपनी थ्योरी दी अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। इसके अंदर इन्होंने जो दोनों लॉज थे उनको अच्छे से एक्सप्लेन किया, इनकी एक्सप्लेनेशन दी। इससे पहले कोई भी थ्योरी नहीं थी केमिकल कॉम्बिनेशन की या फिर एटम्स के रिगार्डिंग। तो उस टाइम पे इन्होंने अपनी पहली थ्योरी दी 1808 के अंदर। इन्होंने क्या बताया, he gives a theory of nature of matter which defines and explain the laws of chemical combination। इन्होंने अपनी थ्योरी दी नेचर ऑफ मैटर के रिगार्डिंग और डिफाइन किया लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से। इससे पहले कोई भी थ्योरी नहीं आई थी, तो इन्हीं की थ्योरी को इन्होंने एप्लीकेबल मान लिया। इन्होंने क्या बताया कि जो मैटर है मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स, जिनको कि एटम बोला, डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डेल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या बताती है, ऑल द मैटर, या वो एलिमेंट हो, कंपाउंड हो, मिक्सचर हो, आर मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स, जिनको कि एटम बोलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने पोस्टुलेट्स दी। फर्स्ट पोस्टुलेट इज all matters postulates all matter is made up of many tiny particles known as atom, which take part in chemical reactions। फर्स्ट पोस्टुलेट इन्होंने बताया कि जो जितने भी मैटर हैं आर मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स, जिनको कि एटम बोलते हैं, और वही एटम किसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, एक केमिकल रिएक्शन के अंदर। सेकंड पोस्टुलेट उन्होंने दिया, एटम्स आर indivisible particles which can't be created and destroyed in a chemical reaction। यही क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एटम्स जो है वो इंडिविजिबल पार्टिकल्स हैं, जो कि ना तो क्रिएट किए जा सकते ना ही डिस्ट्रॉय किए जा सकते इन अ केमिकल रिएक्शन। थर्ड पोस्टुलेट जो है वो दिया इन्होंने, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट्स आर identical
in mass and chemical properties. जितने भी एलिमेंट होंगे उनके अंदर जितने भी एटम्स होंगे वो सारे क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। किसके अंदर, मास और केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। मतलब कि एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे उन सभी का सेम मास होगा और उन सभी का सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। फोर्थ पोस्टुलेट उन्होंने दिया, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास एंड प्रॉपर्टीज। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट have different mass and chemical properties. डिफरेंट एलिमेंट्स के जितने भी एटम होंगे वो सभी के सभी डिफरेंट होंगे इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट पोस्टुलेट इन्होंने दिया, एटम्स ऑलवेज कंबाइन in a constant proportion atoms are always combined in a constant proportion or in a small whole number ratio। इसमें क्या बताया कि जो एटम है वो हमेशा एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन के अंदर ही कंबाइन होते हैं इन अ स्मॉल होल नंबर रेशियो। मतलब कि कोई भी एटम ऐसा नहीं होगा कि 1.25 है या फिर दूसरा जो एटम है वो 7.25 है। फॉर एग्जांपल जो वाटर है उसके अंदर H2O, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। ऐसा नहीं होता कि हाइड्रोजन है वो 2.5 प्रेजेंट है, ऑक्सीजन है वो 7.5 प्रेजेंट है। तो ऐसा नहीं पॉसिबल होता, वो हमेशा एक होल नंबर रेशियो के अंदर प्रेजेंट होते हैं। 6 पोस्टुलेट दिया उन्होंने, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर ऑलवेज constant in a given compound। कि किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एटम होंगे वो क्या होंगे, उनका रिलेटिव नंबर और काइंड्स ऑफ एटम वो कांस्टेंट होगा, ना ही वो 1.25 होगा, 7.25, वो एक कांस्टेंट होंगे, 1, 2, 8, 7 ऐसे करके होंगे। ये सारी पोस्टुलेट्स थी डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अंदर। फर्स्ट थी, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ मैनी टिनी पार्टिकल्स, जिनको कि एटम बोला, और टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। सेकंड, एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स, जो कि ना तो क्रिएट किए जा सकते ना ही डिस्ट्रॉय किए जा सकते इन अ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट है, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। किसी भी एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे वो आइडेंटिकल होंगे इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। Atoms always combine in a constant proportion or in a small whole number ratio. The relative number of kinds of atoms are always constant in a given compound. ये थी पोस्टुलेट्स डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की। इसके बाद ये जो थ्योरी थी ये एप्लीकेबल हुई जब तक हमें न्यू रूल्स नहीं पता चले कि कैसे कैसे कंबाइन होते हैं एलिमेंट्स और कैसे कैसे प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं एक एलिमेंट के अंदर अलग अलग एटम्स की या फिर डिफरेंट एलिमेंट्स के अंदर एटम्स की। तो उसके लिए ड्रॉबैक्स आए डेल्टन एटॉमिक थ्योरी के। ड्रॉबैक्स ऑफ डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी
फर्स्ट जो ड्रॉबैक था वो यही था कि सभी ने बोला कि जो एटम है वो एक इनडिविजिबल पार्टिकल्स है, लेकिन हमें क्या पता है, अभी जो रिसर्चेज हुई उसके बाद, इस थ्योरी के बाद जितनी भी और अलग थ्योरीज आई, उनमें क्या बताया गया कि जो एटम है वो डिविजिबल पार्टिकल्स है। वो किससे मिलके बनेगा? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सो फर्स्ट ड्रॉबैक इज, as we know, atom is composed of electron, neutron and proton. बट डेल्टन ने क्या बताया कि जो एटम है वो एक इनडिविजिबल पार्टिकल्स है जो कि फर्दर ब्रेकडाउन नहीं हो सकता। सेकंड क्या है, इन्होंने क्या बताया था कि एक जो एलिमेंट है उसके अंदर सभी जो एटम होंगे वो आइडेंटिकल होंगे, उनका मास और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। लेकिन क्या है, बाद में डिस्कवरी हुई किनकी? आइसोटोप्स की, जिनके अंदर एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम का मास अलग अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन 1, 2 and 3। जो हाइड्रोजन है उसके आइसोटोप्स होते हैं, उसका एक एटम का मास 1 होगा, किसी और के अंदर हाइड्रोजन का मास 2 होगा, एंड किसी भी एलिमेंट के अंदर जो हाइड्रोजन है उसके एटम का मास 3 होगा। ऐसे करके एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स का मास अलग अलग होता है, जिनको बोलते हैं आइसोटोप्स। लेकिन डेल्टन एटॉमिक थ्योरी में बताया गया कि एक एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट होंगे उन सभी का जो एटॉमिक मास होगा और केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या होंगी? आइडेंटिकल होंगी। लेकिन आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स जो ये स्टेटमेंट थी ये रॉन्ग प्रूफ हो गई। और सेम ऐसे ही इन डिफरेंट एलिमेंट्स जो एटॉमिक मास है, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स का जो मास होगा इन्होंने बताया कि वो अलग अलग होगा। लेकिन आइसोबार्स के अंदर क्या होगा? जो एटम्स का अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स का जो एटॉमिक मास होगा वो क्या निकल के आया? सेम निकल के आया। इनको बोला आइसोबार्स। जैसे कि कैल्शियम एंड आर्गन, जिनका एटॉमिक मास होता है 40। तो ये थी ड्रॉबैक्स ऑफ डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। एक तो उन्होंने बोला था कि जो एटम है वो एक इंडिविजिबल पार्टिकल है, लेकिन जो एटम है वो किससे मिलके बनेगा? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि एलिमेंट जो होंगे उसके अंदर जितने भी एटम होंगे वो उनका जो एटॉमिक मास होगा वो सेम होगा, लेकिन जो आइसोटोप्स होते हैं उनके अंदर जो एटॉमिक मास होगा एलिमेंट के एटम्स का वो डिफरेंट भी हो सकता है। ऐसे ही सेम डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम होंगे उनका जो एटॉमिक मास होगा वो डिफरेंट होगा, लेकिन आइसोबार के अंदर क्या होता है? डिफरेंट जो एलिमेंट होंगे उनका एटॉमिक मास सेम होता है। ये थी ड्रॉबैक्स ऑफ डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो सभी फिलोसफीज एंड थ्योरी पढ़ने के बाद ओवरऑल जो एटम है वो क्या आएगा हमारे पास? एटम इज अ स्मॉल पार्टिकल which take part in chemical reactions। एटम जो है एक स्मॉल पार्टिकल है जो कि एक केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्ट लेता है। द मास ऑफ एटम नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम जो है उसका साइज इतना स्मॉल है कि उसको हम अल्ट्रा ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते,
लेकिन जो शेप है एटम्स की उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए साइंटिस्ट ने हायर जो माइक्रोस्कोप्स के उसके अंडर एटम्स को उन्होंने ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने क्या देखा कि जो एटम की शेप होती है वो स्फेरिकल शेप होती है। द शेप ऑफ एटम इज स्फेरिकल। तो साइज जो है वो इतना स्मॉल है जो कि अल्ट्रा ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखता, तो इसीलिए ये जो स्फेरिकल शेप के एटम्स हैं इनके साइज को हम कैसे डिफाइन करें। कोई भी स्फेरिकल चीज होती है उसका जो साइज होगा उसको हम डिफाइन करते हैं बाय इट्स रेडियस। तो रेडियस ऑफ एटम इज एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस जो है वो नैनोमीटर्स के अंदर मेजर की जाती है, क्योंकि जो एटम है उसका साइज इतना छोटा है जिसको कि हम एक अल्ट्रा ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पा रहे हैं। तो इसीलिए ये तो है नहीं कि उसको सेंटीमीटर में डिफाइन कर देंगे या फिर मीटर में, किलोमीटर में डिफाइन कर देंगे, तो उसके लिए यूनिट है नैनोमीटर। नैनोमीटर के अंदर हम एटॉमिक रेडियस को मेजर करते हैं। नैनोमीटर 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10 raised to power 9 मीन्स 1/10 raised to power -9 नैनोमीटर, ये होती है इसकी वैल्यू। तो इसके अंदर हम एटॉमिक रेडियस को मेजर करते हैं। साइज स्मॉल है तो एटॉमिक रेडियस के थ्रू हम एटम्स की रेडियस को बताएंगे। जो शेप होगी वो स्फेरिकल शेप होगी। इसके बाद ये देखा गया कि कोई भी रिएक्शन हो रही है तो उसके अंदर हमें ना प्रोडक्ट को बताना है। जो भी एलिमेंट हैं उनके प्रोडक्ट को फटाफट हमने उसको नोट डाउन करना है। तो उसके लिए हम कोई ऐसे सिंबल्स बनाए जिसको कि हमें कंप्लीट नेम ना लिखना पड़े किसी भी एलिमेंट का। तो उसके लिए डाल्टन ने कुछ एलिमेंट्स के सिंबल दिए, सिंबल्स ऑफ एलिमेंट given by Daltons। फर्स्ट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सिंबल दिया एक सर्कल के अंदर एक डॉट। सेकंड कार्बन, कार्बन के बाद इन्होंने दिया ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, लेड, आयरन, सिल्वर, कॉपर, प्लेटिनियम, मरकरी एंड गोल्ड। तो ये जितने भी सिंबल्स थे ये दिए डाल्टन ने। तो डाल्टन के जो सिंबल्स थे वो पॉसिबल नहीं थे कि एक फास्ट रिएक्शन को अगर जब हमने उसके प्रोडक्ट को नोट डाउन करना है तो हम जल्दी जल्दी इनके सिंबल्स को बना सकें। ऐसे ही ये लर्न करने के लिए भी बहुत इम्पॉसिबल था कि इतने सारे एलिमेंट्स होंगे उनके ऐसे ऐसे बहुत सारे सिंबल्स हो जाएंगे। तो इन सभी सिंबल्स को एप्लीकेबल नहीं किया गया। इसके बाद एक साइंटिस्ट आए जे बर्जेलिस। जे बर्जेलिस, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बताया कि हम जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके या तो हम फर्स्ट लेटर को ले लें या फिर उनके नेम में से किसी भी 2 लेटर्स को उठा ले या फिर जहाँ से वो इवॉल्व हुए हैं, जहाँ से वो फाइंड हुए हैं उस जगह के नाम से उनका कोई ऐसा स्पेसिफिक वर्ड ले ले या फिर उनकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ को देख के उनका
सिंबल बना दे हम। ऐसे करके इन्होंने सजेशन दिया। फिर उसके बाद जो मॉडर्न सिंबल्स हैं आयुपैक के अकॉर्डिंग, IUPAC के अकॉर्डिंग, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इन्होंने जो मॉडर्न सिंबल्स दिए उसके लिए इन्होंने रूल्स बताए। वो रूल्स क्या थे? जितने भी एलिमेंट्स के सिंबल होंगे वो या तो एक या फिर 2 लेटर्स के होंगे। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि जो फर्स्ट लेटर होगा वो ऑलवेज कैपिटल होगा एंड सेकंड लेटर ऑलवेज स्मॉल होगा, और जो सिंबल होंगे वो हमेशा इंग्लिश में होंगे। ये उन्होंने रूल्स दिए कि ऐसे करके हम उनके सिंबल्स बना दें। फर्स्ट है कि एक या 2 ही लेटर्स होंगे उसके सिंबल में। फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा, सेकंड लेटर होगा वो स्मॉल होगा, और हमेशा इंग्लिश लैंग्वेज में ही सिंबल्स जो है एलिमेंट्स के वो राइट डाउन किए जाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग सिंबल्स दिए गए एलिमेंट्स को, सो फर्स्ट 20 जो एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल्स को लर्न करने का ट्रिक है हाय, हेलो, लिसन, भोले बच्चों, सी, न्यूज़, ऑन, फ्राइडे नाइट। ये है 10 के लिए। नेक्स्ट 10 के लिए है ना मांगो, अलादीन से, पेप्सी, कोल सोडा, कोला और काजू कतली। ये जस्ट लर्न करने की ट्रिक है। तो इसके अंदर फर्स्ट जो एलिमेंट है हाई के एच से है हाइड्रोजन, हेलो हीलियम, लिसन लिथियम, भोले बेरिलियम, भोले बोरोन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। H से हाइड्रोजन, सिंबल है H, हीलियम से He, लिसन लिथियम Li, भोले बेरिलियम Be, बच्चों बोरोन B, C कार्बन C, न्यूज़ नाइट्रोजन N, ऑन ऑक्सीजन O, फ्राइडे फ्लोरीन F, नाइट नियोन Ne। तो ये है फर्स्ट 10 एलिमेंट्स के सिंबल्स। नेक्स्ट है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर,
कैल्शियम, आर्गन, पोटेशियम, सल्फर के बाद क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। Na से सोडियम Na, मंगो मैग्नीशियम Mg, अलादीन एल्यूमिनियम Al, S से सिलिकॉन Si, पेप्सी फॉस्फोरस P, सोडा सल्फर S, कोला क्लोरीन Cl और आर्गन Ar, काजू पोटेशियम K, कतली कैल्शियम Ca। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन, हाइड्रोजन H, हीलियम He, लिथियम Li, बेरिलियम Be, बोरोन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, नियोन Ne, सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, सिलिकॉन Si, फॉस्फोरस P, सल्फर S, क्लोरीन Cl, आर्गन Ar, पोटेशियम K, कैल्शियम Ca। तो ये है सभी के सिंबल्स। इसके अंदर है सोडियम और एक पोटेशियम। तो इसके अंदर सोडियम के अंदर हमें इसके नेम में कहीं भी Na नहीं दिखाई दिया, तो ज़रूरी नहीं है कि जो नेम सिंबल्स दिए जाएं वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज से दिए जाएं, क्योंकि लैटिन लैंग्वेज के अंदर सोडियम है उसको हम बोलते हैं नेट्रियम, तो वहाँ से आया Na। सेम पोटेशियम के अंदर पोटेशियम को बोलते हैं कैलियम, वहाँ से आया K। तो ये है सिंबल्स जो कि मॉडर्न सिंबल्स हैं गिवन बाय इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। सो एटम्स के बारे में हमने देखा, साइज, शेप, उनकी सिंबल्स दिए। उसके बाद हम देखें कि जो साइज था पार्टिकल्स का वो बहुत स्मॉल था। उसके बाद अगर हमें उसके वेट को मेज़र करना पड़े या फिर उसका मास देखें तो वो कैसे करेंगे। तो मास ऑफ एन एटम इज एटॉमिक मास। एटॉमिक मास। जो एटम है उसका जो साइज है वो नैनोमीटर में हम देख रहे थे, रेडियस उसकी। तो इतना स्मॉल साइज कैसे मेजर करें उसके मास को। तो साइंटिस्ट ने देखा, डेल्टन ने बताया था कि जो मास है किसी भी एटम का वो है डेफिनेट है, और हर एक एटम का वो अपना अपना अलग अलग है, हर एक एटम का डेफिनेट मास है। तो एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए साइंटिस्ट ने सबसे पहले हाइड्रोजन का एटम लिया। हाइड्रोजन के एटम का उन्होंने मास मेजर किया अपनी मशीन्स के ऊपर। तो उन्होंने देखा 1.678 इंटू 10⁻⁻24 AMU ये मास आया। सॉरी, सबसे पहले उन्होंने ग्राम के अंदर मेजर किया ये, तो ये मास आ गया 1.678 इंटू 10⁻⁻24 पावर। तो ये जो मास आया, ऐसे ऐसे करके जितने भी एटम्स होंगे, जितने भी एलिमेंट्स होंगे, उनका मास डिफाइन करना वो क्या था, डिफिकल्ट था। क्योंकि एक एक एटम अगर उनका उठाएंगे तो कैसे कैसे किसी का इससे भी स्मॉल आएगा, और इसको लर्न करना भी क्या था, डिफिकल्ट था। क्योंकि इतनी जो बड़ी डिजिट थी उसको न्यूमेरिकल्स या फिर एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ करना भी क्या था, डिफिकल्ट था। तो इसके लिए साइंटिस्ट ने सोचा कि जैसे कि जो सब्जी वाला होता है वो क्या करता है, एक रिलेटिव मास लेता है, उसी रिलेटिव मास को यूज़ करके वो जितनी भी सब्जियां होंगी, फ्रूट्स होंगी, उनको सेल करेगा। तो ऐसे उन्होंने सोचा कि हम भी एक स्टैंडर्ड रिलेटिव एलिमेंट लेते हैं जिसका मास हमें नोन हो, और उसका यूज़ करके हम बाकी सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका मास निकाल लें।
तो उन्होंने एक एलिमेंट लिया, स्टैंडर्ड रिलेटिव एलिमेंट, वो लिया इन्होंने कार्बन 12, कार्बन लिया, और कार्बन कितना, 12 एटॉमिक मास वाला, C12, कार्बन 12 इन्होंने लिया। इनका मास नोन था, वो था 12 AMU। AMU क्या है, एटॉमिक मास यूनिट, क्या इसको बोल सकते हैं म्यू। मास ऑफ C12 इज 12 म्यू। तो ये था रिलेटिव मास। तो उसके बाद साइंटिस्ट ने सोचा कि कैसे कैसे करके हम रिलेटिव मास से डिफाइन करेंगे और सारे एलिमेंट्स का मास। तो एक बार फिर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक सब्जी वाले के पास गए, तो उन्होंने बोला कि आप मेरे को एक टमाटर का आप मेरे को वेट करके बता दो कि ये कितना है। एक ही टमाटर उसने मांगा। फिर क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि भाई इतना टाइम तो मेरे पास नहीं है। फिर उन्होंने बोला कि आप मेरे को एक वाटरमेलन दे दो, इसका आप वेट मेरे को बता दो, फिर मैं आपको बताता हूँ कि एक टमाटर को वेट कितना है। तो वहाँ से वो वाटरमेलन लेके आया। तो एक वाटरमेलन का जो वेट था वो कितना था, 60 ग्राम था, और उनको फाइंड करना था एक टमाटो का। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, अपना उन्होंने तराजू लिया, उसके अंदर एक साइड रखा उन्होंने टमाटर को और दूसरी साइड रख दिया उन्होंने अपना पूरा वाटरमेलन। तो क्या होगा, ये वाली साइड बिल्कुल हैवी हो जाएगी और इसका तो साइज पता ही नहीं चला। फिर इसने क्या किया, जो वाटरमेलन था उसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। फिर से रख के देखा, फिर भी ये ज़्यादा था अमाउंट, यहाँ पे कम था। फिर उन्होंने क्या किया, उसको 4 के अंदर डिवाइड किया, फिर भी ये ज़्यादा रह गया। फिर क्या किया, लास्ट में इन्होंने इसको 12 पीसेस के अंदर डिवाइड कर दिया। 12 पीसेस के अंदर डिवाइड करने के बाद जब इन्होंने एक पीस को दूसरी साइड रखा, एक टमाटो को दूसरी साइड रखा, तो क्या हो गया, जो मास था वो बैलेंस हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, बैलेंस हो गया। इसी बैलेंस से क्या पता चला कि 60 ग्राम के हमने 12 पीसेस कर दिए, और हर एक पीस का फिर जो मास होगा वो कितना आ गया, 60/12, 5 ग्राम। तो हमें पता चल गया कि एक पीस का जो मास है वो है 5 ग्राम। तो ऐसे ही अगर 5 ग्राम का एक पीस है और एक पीस के इक्वल क्या बैलेंस आ गया हमारा टमाटो, तो हमें टमाटो का मास पता चल गया, वो है 5 ग्राम। फिर इसके बाद इसी कंसेप्ट को देखते हुए फिर क्या किया, इन्होंने मास निकाला और सारे बाकी एलिमेंट्स का। कार्बन 12 का मास नोन है 12 AMU, मीन्स 12 AMU is equals to mass of 1 atom of carbon 12. Then 1 AMU equals to 1/12 into mass of 1 atom of carbon 12. So 1 AMU क्या होगा, 1 AMU is equals to 1/12 of the mass of 1 atom of carbon 12. तो हमें पता चल गया 1 AMU। जब हमने मेजर किया by taking C12 as a reference mass, तो फाइंड किया हाइड्रोजन का मास, देन क्या आया 1 AMU। ऐसे ही ऑक्सीजन का मास किया, वो आया 16 AMU। मतलब एक एटम जो है वो है 1 AMU का, मतलब 1 AMU is equals to 1/12 of mass of 1 atom of carbon 12। तो ऐसे करके जो हाइड्रोजन का मास आया वो आया हमारे पास 1 AMU। ऐसे ही रेफरेंस लेके C12 को
जब कार्बन 12 के 16 AMU को रखा गया तब ऑक्सीजन के इक्वल आया, तो ऑक्सीजन का क्या हो गया 16 AMU। नाइट्रोजन का मेजर किया, वो आया 14 AMU। कैल्शियम का किया, वो आया 40 AMU। ऐसे करके जितने भी एलिमेंट्स थे उनके रेफरेंस में C12 के एटम्स को लेके सभी जितने भी एलिमेंट्स थे उनका मास निकाल लिया गया। यही था रिलेटिव मास का कॉन्सेप्ट, किसके लिए, एटॉमिक मास फाइंड आउट करने के लिए। रेफरेंस एलिमेंट लिया गया कार्बन 12। कार्बन 12 का जो मास लिया था वो 12 AMU था। देन 1 AMU इज इक्वल्स टू 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। ये है एटॉमिक मास। सो पार्ट फर्स्ट मतलब हाफ पार्ट जो था चैप्टर नंबर 3 का एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, हमारे यहाँ पे एटम्स का जो टॉपिक है वो होता है कंप्लीट। एटम्स यहाँ पे कंप्लीट होता है। उसके अंदर हमने इसकी हिस्ट्री देखी, कैसे कैसे एटम्स की जो फिलोसफीज आई, मैटर किससे मिलके बना था, स्मॉल पार्टिकल्स थे और वो इंडिविजुअल पार्टिकल्स बोले फिलोसफीज के अकॉर्डिंग। फिर उनकी एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन हुई। 2 लॉज आए, लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन के, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके बाद डेल्टस ने एटॉमिक थ्योरी दी अपनी अबाउट द नेचर ऑफ मैटर, जिसके अंदर इन्होंने केमिकल कम्बिनेशन के जितने भी लॉ थे उनको डिफाइन किया। उसके बाद सभी को एक साथ लेके फिर जो एटम था उसकी डेफिनेशन दी। शेप जो थी वो आई स्फेरिकल, साइज जो था वो था इतना स्मॉल कि हम उसको अल्ट्रा ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पा रहे थे। उसके बाद सिंबल्स दिए IUPAC के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद एटॉमिक मास निकाला। ये था हमारा एटम्स का टॉपिक। इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट होता है कंप्लीट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।